हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जो कि इसमें हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक पढ़ना है हम लोग को लोधी वंश। तो इसके पहले भी वीडियो बनाया गया है बाकी चैप्टर के, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं लोधी वंश का। तो इसके नोट्स देखते हैं। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में की। वह बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो देखिए, बड़ी बहुत बार लोधी वंश को ऐसे ही मजाकिया भाषा में बकलोल लोधी भी कहा जाता है, लेकिन हम लोग बहलोल शाह के नाम से जानेंगे। बस याद करने के लिए बकलोल लोधी बोल सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल में नाम बहलोल लोधी शाह है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके सबसे महत्वपूर्ण विजय जौनपुर की थी। बहलोल लोधी ने हिंदुओं के प्रति धार्मिक कट्टरता का व्यवहार नहीं किया। उसके दरबार में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदार थे। राय करण सिंह, राय प्रताप सिंह, राय नरसिंह, राय त्रिलोकचंद्र और राय दादू। ठीक है, तो इन लोगों का नाम देख लीजिए। उसने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया, जो उत्तर भारत में अकबर से पूर्व विनिमय का मुख्य साधन था। बहलोल लोदी ने अपने मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जयवंत एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह लोदी के नाम से सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो यह थे आपके लोधी वंश के। लोधी, जो कि दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। लोधी वंश के स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो कह रहा है कि इसमें देखिए ऑप्शन दिया है, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी और बहलोल खान लोदी। फिर है सिकंदर शाह, बहलोल खान लोदी और इब्राहिम लोदी। फिर है बहलोल लोदी खान, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी। तो हम लोगों ने ऊपर जो देखा था, तो यही इसका है, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह एंड इब्राहिम लोदी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। ओके, एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे देख सकते हैं, उपयुक्त अफगान शासकों की दिल्ली राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम। बहलोल खान लोदी ये है 1451 से 1489 ईस्वी एंड सेकेंड है सिकंदर लोदी 1489 से 1570 ईस्वी का। इब्राहिम लोदी है 1517 से 1526 ईस्वी का। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है? मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? मतलब यहाँ जो ए लिखा है ना, इसको बताना है कि ये कौन सी जगह का था। बहलोल लोधी जौनपुर, सिकंदर लोधी अलीगढ़, इब्राहिम लोधी जौनपुर या इब्राहिम लोधी अलीगढ़। तो ये था बहलोल लोधी, क्योंकि हम लोग उसी के बारे में पढ़ रहे हैं और जौनपुर का भी चर्चा किया गया था। तो यही है, यहाँ पे जौनपुर है बनारस और उसमें वाराणसी काशी का नाम से, और यहाँ पे ऐसे लखनऊ वगैरह, इसके ऊपर नेपाल का हिस्सा था। उस समय नहीं, आपका बता रहा हूँ मैं, ये मानचित्र के हिसाब से अभी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये IAS प्री 1999 क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मराठा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो यह किया था खातोली का युद्ध। अगला है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो यह है सिकंदर लोदी ने। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शाह की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो यही है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो सिकंदर लोदी ने किया था। किसने गुलरुखी उपमान से अपनी कविताओं की रचना की? तो सिकंदर लोदी है। निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की? वही सेम क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो यह है सिकंदर लोदी। तो देखिए, सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेर शाह तथा अकबर प्रारंभ 31 वर्ष तक अपने शासन काल में किया।
सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो यह है खिलजी, लोदी, सैयद, गुलाम। तो यह पहले हो जाएंगे आपके गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 था। और उसके बाद हो जाएंगे आपके खिलजी वंश, जो कि खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक का था। और उसके बाद हो जाएंगे सैयद वंश, तो ये सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 का था। और लास्ट में फिर ये लोदी हैं, जो कि इनका शासनकाल 1451 से 1526 तक का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो देखिए इसका ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा 4 1 3 2। ठीक है, नेक्स्ट है, गुलाम वंश का वंश नहीं था बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी नहीं था, बाकी ये सब तो सही। और देखिए गुलामों गुलाम इल्तुतमिश से कहा जाता है, क्योंकि ये गुलामों का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम। ठीक है, अगला आता है, अब देखिए दूसरा चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम तथा बुक्का प्रथम ने 1336 ईस्वी में की थी। ओके, एक मिनट। ओके, उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। संगम वंश। ओके, हरिहर और बुक्का कंपीली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब कंपीली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर बुक्का तुगलक वंश सेना के साथ कंपीली आए और उन्होंने कंपीली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को स्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से दीक्षा ली थी। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों संगम वंश 1336 से 1485, सालू वंश जो कि 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570 एवं अराविडु वंश ने 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, पेनुकोंडा तथा चंद्रगिरी थी। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया और उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में संजीव वर्णन किया। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन में बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिल सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत कर के 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने राज्य सिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तिलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद अनुज कृष्ण देव राय 1509 से 1529 ईस्वी सिंहासनासीन हुआ। ओके, ठीक है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाह सेना पराजित हुआ। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार के तेलुगु के 8 महान विद्वान कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल के तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा राम मंदिर एवं विट्ठल मंदिर, विजय विट्ठल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का विजय
भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश की सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे यर्रन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया था। ठीक है, हम लोग चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी तो यह किया था हरिहर और बुक्का ने। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो यह है हरिहर बुक्का। विजयनगर राज्य के संस्थापक तो हरिहर बुक्का। नेक्स्ट उसी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का किसकी स्थापना की थी तो विजयनगर राज्य की। अब तो याद हो गया होगा, हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य। अब जब भी विजयनगर का नाम आए तो हरिहर बुक्का याद रखिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्ण नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की। उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य का शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो यह हो जाएंगे आपके हरिहर प्रथम। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री थी तो यह थी आपकी गंगा देवी। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसमें बहमनियों से गोवा को छीना था तो ये हरिहर द्वितीय थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिख रहे हैं इसमें। तो पहला कथन है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। नेक्स्ट है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन से छीना। एंड नेक्स्ट है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। और चौथा कथन है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राज थे। तो आपके ये हो जाएंगे, चारों कथन सही है, 1 2 3 4 चारों। देखिए 2004 क्वेश्चन था आईएएस का। तो चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को परिच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करने सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था तो यह लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे तो यह थे 8 तुलुग कवि, जो भी हम लोग चर्चा किया था एक्सप्लेनेशन में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है तो यह कहा जाता है कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे तो यह थे कृष्णदेव राय। एंड नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था तो यह है तेलुगु नहीं तेलुगु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की तो यह है नागलपुर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था तो यह है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो यह आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, जो कि 1422 से 1446 तक का। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था तो ये देवराय द्वितीय होगा ना, देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोलो कोंटी कौन था तो यह था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, 2021 क्वेश्चन देखिए है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी तो यह थी 1 2 3 4 यानी कि कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवाणी, चारों में सही थी। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है तो ये है आपके नन्नय और टिक्कन। तो अब 3 और 4 है, कम्बन और कट्टुन नहीं है, तो ये 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार
सायण को आश्रय प्राप्त था, तो यह था विजयनगर राजाओं से। ऑप्शन सी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। हरिहर एवं बुक्का को तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहित्य कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्य सारण से प्रेरणा मिली थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो यह है विजयनगर काल में। निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो ये कृष्णदेव राय हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशी राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण 500 वर्ष पूरे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 25 से 1565 ईस्वी के कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बराड़ शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो अभी वही क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने, तालीकोटा का युद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था आपका विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। एक मिनट, तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है तलीकोटा का युद्ध हुआ था, तो यह हुआ था 1565 में। क्वेश्चन नंबर 29 है जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो यह है वेंकट द्वितीय। तो अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ और उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वेडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह है भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 31 है विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा है कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो इस कथन में से बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था।
अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो यह है हम्पी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो यह मिलता है हम्पी। विजयनगर की शासक के चीन सम्राट के पास आना राजदूत भेजा था, तो हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम। तो यह बुक्का का है, जो कि बुक्का प्रथम है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये हो जाएंगे देवराय द्वितीय। अगला है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो यह है विजयनगर। ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सव के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37 है, विजय प्रसिद्ध विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित है? तो यह है हम्पी में। तो देखिए, विठल मंदिर जो कि विजय विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण हम्पी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो ऑप्शन बी है यक्षगान। तो विजयनगर काल में दक्षिण भारत की यक्षगान नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था। यक्षगान कर्नाटक राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो मुख्यतः राज्य के तटीय जिलों में लोकप्रिय है। इसकी विषय वस्तु पौराणिक धार्मिक कथाएं हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको भी देखते हैं। इसमें एक दो चैप्टर देखेंगे हम लोग, तो इसमें प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले कुछ नोट्स देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। नोट से, गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक किया। तुगलक ने 1320 से 1412 तक ईस्वी तक किया। सैयद ने 1414 से 1451 एंड लोधी 1451 से 1526। तुगलक वंश का शासन सबसे लंबा दीर्घकालीन था। ठीक है, तो यहाँ पर सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान था। इसी तरह सल्तनत काल में प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अमीर की संज्ञा दी जाती थी। इन अमीरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अवयस्क होता था। कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे कि दीवान ए मुस्तखराज राजस्व विभाग होता था जो कि अलाउद्दीन खिलजी, और दीवान ए रियासत तो बाजार नियंत्रण विभाग अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर ए कोही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात दान विभाग था, ये फिरोज तुगलक। दीवान ए बंदगान, ये फिरोज तुगलक। विभाग की उनकी कार्यविधियां निम्न थी, जैसे कि दीवान अर्ज तो सैन्य विभाग, और दीवान रियासत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी मामला का देखरेख, और दीवान इंसा तो सरकारी पत्र व्यवहार, और दीवान विजारत तो यह है वित्तीय मामलों से संबंधित। तो विजारत आया तो वित्तीय मामला समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। यही क्वेश्चन जो है नहीं माना था, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। जो कि इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह थे तुर्क। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के
प्रभारी को अमील कहा जाता था। दूसरा कथन है दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। तीसरा है मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक सही है, 2 और 3 गलत बता रहा है इसमें, कह रहा है। तो सजेशन देते हैं इसके। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक परगना यानी ग्रामों का समूह, परगना कहते थे, पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी जो परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। इक्ता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था न होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी जिसका उद्भव पश्चिमी एशिया ईरान में हुआ था। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा लागू किया गया था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख मुगल काल का पद है, न कि सल्तनत काल का। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने अर्ज कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में दी जाती थी, सुल्तान में जाती थी। तो भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली का प्रचलन किया गया था। इक्ता व्यवस्था के तहत इक्ता के धारक इक्तादार मक्ती को उस भू क्षेत्र से राजस्व और करों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था तथा उसे राजस्व को से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। खालिसा यानी खालसा भूमि से प्राप्त आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी। अबू अली हसन इब्न अली तुसी निजाम अल मुल्क की फारसी पुस्तक सियासतनामान में प्रारंभिक इक्ता व्यवस्था का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए 2021 क्वेश्चन ये है। तो मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो यह परगना, सरकार और सूबा। देख लेते हैं इसको। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण साम्राज्य को सूबा यानी प्रांत में बांटा गया था। सूबेदार को सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। यहाँ का प्रमुख अधिकारी सिकदार होता था। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या द्वीप कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के शासनकाल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे तथा जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। अतः मध्यकालीन भारत में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम इस प्रकार है, परगना, सरकार और सूबा। क्वेश्चन नंबर 6 है दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो यह है बलबन, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं बताना है इसमें, ठीक है। तो दीवान ए मुस्त खराज, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का था। दीवान ए अमीर कोही मोहम्मद तुगलक। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक। दीवान ए रियासत, ये बलबन का नहीं बल्कि ये अलाउद्दीन खिलजी का ही था। तो यही ऑप्शन हो जाएगा गलत, ऑप्शन डी। देख सकते हैं यहाँ पर बाजार नियंत्रण के लिए था। क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें कौन सा सही रूप सुमेलित कौन सा है? तो दीवान ए बंदगान ये फिरोज का तुगलक का था। तो ये मुस्तकान कोही और अलाउद्दीन खिलजी ये गलत है। देखते हैं कहाँ कैसे गलत है। तो दीवान ए बंदगान विभाग का गठन फिरोज शाह तुगलक ने किया। यह विभाग दासों की देखरेख करता था। फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अफीफ के लेखानुसार राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़ाकर 1,80,000 हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की व्यवस्था की। मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इस प्रकार गलत था, पहला सही था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 9 है सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये कृषि संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो अभी पढ़ा हम लोगों ने, एमबीटी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मिलाते हैं दीवाने अर्ज जो था ये था सेना विभाग से।
तो सिनेमा विभाग से संबंधित है। दीवाने रिसालत, रिसालत किससे है? तो ये है धार्मिक मुद्दों से है, ठीक है। और इंसा, दीवाने इंसा हो जाएगा, ये सरकारी पत्र व्यवहार है। और वजारत, तो वजारत है वित्तीय मामला है। तो हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 है दीवाने अर्ज, तो अभी अर्ज हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा रक्षा विभाग से। और निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत वजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो ये हुआ था तुगलक वंश, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो यह करता है आपका खराज और उस्र और मुक्ताई, खुम्स नहीं करता है। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्म निरपेक्ष कर था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह किया था इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 17 है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चौधरी। क्वेश्चन नंबर 18 है सर्ब का कर लगाया गया था? तो यह गया था सिंचाई पर। और क्वेश्चन नंबर 19 है जवाबित का संबंध किससे था? तो ऑप्शन ए है राज्य कानून से। क्वेश्चन नंबर 20 है हदीस है एक, तो ये हो जाएगा इस्लामिक कानून। क्वेश्चन नंबर 21 है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था? तो यह था आपका इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। और क्वेश्चन नंबर 22 है सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कुछ दाम जीतल रुपया टंका? तो यह आपका है जीतल और टंका। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो यह है इल्तुतमिश ने। 24 है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक? तो यह अभी पढ़ा हम लोगों ने इल्तुतमिश। सेम क्वेश्चन है सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो यह चांदी और तांबा के, ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 है किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो यह था अलाउद्दीन मसूद शाह का। तो एक्सप्लेनेशन इसका है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी के सिक्के पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित हुआ था। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे। यह 1242 से 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुस्तनसीर का नाम उल्लेखित था जो 1226 से 42 ईस्वी तक खलीफा रहे, ठीक है। तो देखिए लगभग आधा घंटा से ऊपर क्लास हो चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा दिल्ली सल्तनत में कला एवं साहित्य के बारे में, ठीक है। तो कला एवं साहित्य के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो अगर आप हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। देखिए इस घटना चक्र पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि घटना चक्र पढ़ने से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग इसको अब समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।